मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप पिछले लेक्चर में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ रहे थे, अणुसंख्यक गुणधर्म में, और उसी के अंत में जो ये इसका अंतिम टॉपिक है वो है आपका एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, असामान्य मोलर द्रव्यमान। ठीक है ना। तो वहां पे भी आपने दो चीजें देखी थी कि अणुसंख्यक गुणधर्मों में हम देख रहे थे जब अवाष्पशील विलेय को हम शुद्ध विलायक में मिलाते हैं तो उसके कई गुण प्रभावित होते हैं, तो उसी को हम कहते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर असामान्य मोलर द्रव्यमान किस प्रकार से प्राप्त होता है और ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं, जो अणुसंख्यक गुणधर्म आपने पढ़े थे, उनमें ये किस प्रकार से प्रभाव डालता है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो मोलर द्रव्यमान जैसा कि हमने पहले भी बता दिया आपका कि जो आणविक द्रव्यमान होता है उसी के आंकिक रूप से उतना ही होता है, लेकिन इसको हम काय में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम यहाँ पे तीन कंडीशंस की बात करेंगे कि मोलर द्रव्यमान किस किस प्रकार के हो सकते हैं। तो जब हम अवाष्पशील अशुद्धि मिलाते हैं, किसमें, आपका वाष्पशील विलेय में, विलयन बनाते हैं, विलायक में जब उसको हम मिलाते हैं तो कुछ इस प्रकार के आपके विलेय पदार्थ होते हैं, जैसे ग्लूकोज है, यूरिया है, या आपका चीनी सुक्रोज है। ठीक है ना। जब इनको हम पानी में मिलाते हैं तो इनके अणुभारों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनके अणुभारों में परिवर्तन क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये केवल इनके न तो ये जब इनका विलयन बनाया जाता है न तो ये वियोजित होते हैं और न ही ये क्या होते हैं, संयोजित होते हैं। तो इस वाली स्थिति में जो मोलर द्रव्यमान होता है वो आपका सामान्य मोलर द्रव्यमान होता है, और जितना होना चाहिए, जो मैथमेटिकली हम कैलकुलेट करते हैं, उतना ही ये प्राप्त होता है। ठीक है ना। लेकिन इसके बाद दो कंडीशंस की बात हम करेंगे कि आप जो विलेय पदार्थ ले रहे हैं, ठीक, ये जल में क्या हो जाए, वियोजित हो जाए। तो जो विलेय है आपका, इसको आप विलेय मान लीजिएगा, या फिर वो संयोजित हो जाए। तो विलेय हमने लिया, और कैसी प्रकृति का था ये विलेय, पता है आपको, ये अवाष्पशील प्रकृति का है। तो इससे आणविक द्रव्यमान में क्या अंतर पड़ता है, इसके बारे में हम बात करेंगे, और उसी को हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। और जब ये मोलर द्रव्यमान का सामान्य मान हमें प्राप्त नहीं होता, जो हमारे पास सामान्य मान है वो ना होके उससे वो इतर होता है, तो तब ये कंडीशंस आती हैं। आइए पहले बात करते हैं कि ऐसे विलेय जो जब हम उनको विलायक में लेते हैं और वो क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाते हैं, अर्थात वो वियोजित हो जाते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता होगा। तो एक सिंपल से एक आध एग्जाम्पल इसमें से हम ले लेते हैं। तो इसमें हो क्या रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने KCl को लिया, ठीक है ना। KCl आपका जब ये शुद्ध रूप से था ये विलेय, तो मान लिया हमने इसके 1 मोल थे, ठीक है ना, इसके 1 मोल थे, और अब इसको हमने इसका सॉल्यूशन बनाया, पानी में ही आपने इसको ले लिया। तो उस कंडीशन में ये आपका वियोजित हो जा रहा है, टूट जा रहा है, किसमें, पोटेशियम आयन में और क्लोराइड आयन में ये टूट जा रहा है। एक्वस में लिख दे रहा हूं क्योंकि हमने जल में मोल बनाया। तो अब इस कंडीशन में क्या था, KCl प्रारंभिक अवस्था में आपके पास कितना था, 1 मोल था। लेकिन अब जब ये ब्रेक हुआ तो 1 मोल किसके प्राप्त हुए आपको, 1 मोल प्राप्त होता है हमें पोटेशियम आयन का, और 1 मोल हमें प्राप्त होता है क्लोराइड आयन का। तो हमने जो एब्जॉर्ब किया था वो 1 मोल होना चाहिए था, लेकिन जो रिजल्टेंट हमें मिला वो कितना मिल रहा है आपको, 2 मोल मिल रहा है। तो इस कंडीशन में एक बार इनके आणविक भारों की भी बात हम कर लेते हैं। जैसे पोटेशियम है, तो पोटेशियम का आपका 39 होता है, और प्लस क्लोरीन का 35.5, ठीक है ना। तो इसको आपने वो करा तो 74.5 ग्राम। तो इसका जो सामान्य मोलर द्रव्यमान है वो कितना होना चाहिए, 74.5 मोल होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, 1 मोल से आपको कितना मिल रहा है,
2 मोल इसके प्राप्त हो जा रहे हैं। तो जब हम प्रैक्टिकली चीजों को लेते हैं, क्वथनांक में उन्नयन की बात करें, हिमांक की बात करें, तो उनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो वेरी कर जाते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि आपके पास 1 मोल के बदले 2 मोल मिल गए। तो यहाँ पे जो प्रायोगिक इसका मोलर द्रव्यमान होगा वो वास्तविक मोलर द्रव्यमान का कितना हो जाएगा? आधा। ठीक है ना? तो ये आधा हो गया, तो आपको इस पे 37.25 ग्राम इससे प्राप्त हुए। तो ये पहली कंडीशन थी। जब हम चीजों को वियोजित करते हैं तो जो वास्तविक हमारा मोलर द्रव्यमान होता है वो मान प्राप्त न होके हमें क्या मान प्राप्त हो रहा है? उसके कम मान प्राप्त हो जा रहे हैं। तो उसको हम कहते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान। ठीक है ना? और ये असामान्य मोलर द्रव्यमान कब मिला? जब आपके पास, जबकि जो आपका वाष्पशील विलेय था, सॉल्यूट जो आपने लिया था, उसको सॉल्वेंट में मिलाने पे वो आयोनाइज हो जाता है। इसी प्रकार के कई अन्य उदाहरण भी हो सकते हैं, आगे भी हम बात रखेंगे। जैसे NaCl हो सकता है, K2SO4 हो सकता है, MgSO4 हो सकता है। तो उसको भी हम फिर बाद में देखेंगे। ठीक है ना? तो पहली चीज आपको पता चल रही होगी कि असामान्य मोलर द्रव्यमान को कब हमें प्राप्त होता है? जब आपके पास जो सॉल्यूट है वो डिसोसिएट होता है या वियोजित होता है। ठीक है ना? इसको नोट कर लीजिएगा आप। इसके बाद जब ये एसोसिएट होंगे तो तब किस प्रकार की स्थिति आएगी उसका एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है ना? चलिए फिर, अब जब कोई विलेय हमने लिया और वो क्या कर रहा है? वो आपका जुड़ जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? तो अब हम ये संयोजित, अगर कोई आपका विलेय है वो संयोजन कर रहा है तो उसका उदाहरण लेते हैं। इसका एक सुंदर सा उदाहरण है, जब बेंजीन के विलयन में हम क्या मिलाते हैं? बेंजोइक अम्ल को मिलाते हैं। ठीक है ना? तो उसमें होता क्या है कि ये बेंजोइक एसिड आपका है। ठीक, तो बेंजोइक एसिड को जब बेंजीन के सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो एक हमें कुछ अलग सा असामान्य गुण इसका देखने को मिलता है। इसके जो 2 अणु होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, संयोजित हो जाते हैं। ठीक है ना? एसोसिएशन उनका हो गया। तो ये हमारे पास कंडीशन इसमें आई। ठीक है ना? तो अब इसमें क्या है कि ये जो बेंजोइक एसिड के हैं, यहाँ पे कितने थे आपके पास? 2 मोल थे। पूर्व में आपके पास कितने मोल थे? 2 मोल थे। और जब आपने इसका बेंजीन में सॉल्यूशन बनाया तो ये आपको क्या प्राप्त हुआ? 1 मोल। ठीक, तो यहां पे जो आणविक द्रव्यमान है, जो सामान्य आणविक द्रव्यमान है उसको देखेंगे और उसके बनिस्पत आणविक द्रव्यमान यहां पे कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। इसको भी हल्का सा कैलकुलेट करके और भी समझा दूंगा। थोड़ा सा हम एक और शब्द भी यहां पे जान लेंगे। अगर किसी अणु का एक अणु आप लेते हैं, यदि किसी यौगिक का एक अणु आप लेते हैं तो उसको हम कहते हैं एकलक। उसको हम एकलक के रूप में जानते हैं। ठीक है ना? इसको हम कहेंगे मोनोमर, अंग्रेजी में इसको मोनोमर के नाम से जानेंगे। जब 2 अणु मिलकर क्या प्राप्त करते हैं? आपस में जुड़ जाते हैं और एसोसिएट वो हो रहे, संयोजित हो रहे हैं, और वो दोनों ही, जैसे यहाँ पे आपने देखा C6H5COH होल ट्वाइस बन गया। तो 2 अणु जो मिल गए तो इनको हम कहते हैं द्विलक। तो द्विलक का मतलब डाइमर, अंग्रेजी में इसको हम डाइमर कहेंगे। अगर कभी 3 अणु जुड़ेंगे तो ऑब्वियसली उसको हम ट्राइमर कहेंगे। और बाद में आप देखेंगे, इंटर में आपने पढ़ना है, तो पॉलीमर की भी स्थिति आती है, जबकि बहुत सारे अणु गेट टुगेदर आपस में करते हैं। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, इसके अणु भार में किस प्रकार का परिवर्तन होगा। तो आणविक भार की बात देख ले रहे हैं। तो ग्लूकोज था आपका, एक ही अणु की बात मैं करूंगा। तो यहाँ पे है हमारे पास कितने? 7। तो वर्ग 7 84 है। 12 इंटू 7 = 84 आपके पास हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं? 6, सॉरी हाइड्रोजन 6 हैं, ये 4, 5 और एक ये 6, और ऑक्सीजन 2 है तो 16 2 जा 32 हो गया। ठीक है ना? इसको पूरा ऐड कर लीजिए आप तो 122 ग्राम। तो इसका मतलब सामान्य या जो मोलर द्रव्यमान है किसका? एसिटिक एसिड का, वो कितना है? 122 ग्राम है। लेकिन जब हम प्रायोगिक रूप से देखते हैं तो ये डाइमर के रूप में दिखता है। तो उस समय आपका इसका जो ऑब्जर्व करेंगे आप मॉलिक्यूलर वेट, तो वो आपका
इसका 2 टाइम हो जाएगा, ठीक। तो यहां पे भी आपको क्या प्राप्त हुआ, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि असामान्य मोलर द्रव्यमान 2 स्थितियों में प्राप्त होता है। जब आपका जो विलेय है उसको अगर हम सॉल्यूशन विलायक में डालते हैं और वो क्या हो जा रहा है, वियोजित हो जा रहा है, तो ऐसा किस में होता है, जितने भी आपके आयनिक जो विलेय होंगे जैसे NaCl, KCl, उनकी स्थिति में इस प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं। और जो संयोजित होने वाली स्थिति है तो ये आपको जैसे कि हमने कहा बेंजोइक अम्ल में, एसिटिक एसिड में इस प्रकार के बिहेवियर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को भी आप देख लेंगे। इसके बाद हम इसमें से देखते हैं कि इनका क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो इनका क्या प्रभाव हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पड़ेंगे, में पड़ता है, उसकी बात हम करेंगे, ठीक। तो ये जो अनुपात होता है आपका, जो सामान्य आपका आणविक द्रव्यमान है और असामान्य आणविक द्रव्यमान है, इसकी तुलना करते हैं। तो वैज्ञानिक एक थे वॉन्ट ऑफ, उन्होंने इसकी तुलना करी और एक गुणांक, एक फैक्टर हमें दिया जिसे हम जानते हैं वॉन्ट ऑफ कारक या वॉन्ट ऑफ फैक्टर के नाम से हम इसको जानते हैं। प्रायोगिक रूप से अभी आप इसमें से देख लेंगे कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो पिछले उदाहरण थे उन्हीं को मैं दोबारा से रिपीट करके आपको वॉन्ट ऑफ फैक्टर की बात फिर दोबारा से आपके सामने इसको रख लूंगा। इसको सामान्यतया हम, इसमें कई प्रकार के सूत्र आपके पुस्तकों में दिए गए हैं, लेकिन जो सबसे इजीएस्ट वे है उसकी बात हम कर लेते हैं कि हम इसको कैसे जानते हैं। तो होता क्या है कि हम आई के द्वारा दिखा रहे हैं और ये हमने आणविक भार को हम ऑब्जर्व कर ले रहे हैं, यहाँ पे डेल्टा ऑब्जर्व, और यहां पे हम इसको कर लेंगे डेल्टा कैलकुलेट, इसको कर लेंगे तो इससे आपको इसके मान प्राप्त होंगे। दूसरे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है आपका ये प्रायोगिक मान है, प्रैक्टिकल है, और ये क्या है, सामान्य मान है। इसको आप प्रायोगिक मान कह सकते हैं और इसको हम सामान्य मान कह सकते हैं, ठीक। इसमें थोड़ा सा मैं और ज्यादा एक्सप्लेन आपको कर दूं। ये अणुभारों के अलावा जितनी भी हमने 4 कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उनके अनुपातों के में भी अगर आपका अंतर होता है तो उसके द्वारा भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम परासरण दाब की बात करते हैं, तो परासरण दाब जो अगर हम मैथमेटिकली कर रहे हैं वो जो आएगा वो हमने π/CRT से हमने कैलकुलेट किया तो वो सामान्य मान हो गया। और प्रायोगिक मान क्या हो गया, जो हमने प्रैक्टिकल करके देखा, तो उसका जो रेशियो होगा उसी को हम क्या कहेंगे, वॉन्ट ऑफ कारक कहेंगे। तो वॉन्ट ऑफ कारक को हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं कि अणुसंख्यक गुणधर्मों में प्रायोगिक मान और सामान्य मान का जो आपका क्या होता है, अनुपात होता है, उसको एक कारक के द्वारा दिखाते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं, वॉन्ट ऑफ कारक का नाम हम इसको देते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस किस प्रकार से ये वॉन्ट ऑफ कारक आपका काम करता है और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये NCERT उत्तराखंड की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें अक्सर इस प्रकार के प्रश्न वॉन्ट ऑफ कारक निकालने के लिए दिए जाते हैं। तो पहले मैं वॉन्ट ऑफ कारक के लिए वियोजन की स्थिति में हम वॉन्ट ऑफ कारक निकालेंगे, ठीक है। तो वियोजन हो गया। अब हम इजीएस्ट वे से इसको करेंगे। अगर वियोजन हो रहा है तो तब कैसे निकाल रहे हैं उसको देख लीजिए। वही एग्जाम्पल मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। जैसे KCl था, ठीक है ना, जब आपने इसको जल में डिजोल्व किया तो ये ब्रेक हो गया आपका पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन में, एक्वस वगैरह में नहीं लिख रहा है इसमें। और आपको पता था इसका कितना है, 1 मोल है और इसका भी 1 मोल है और ऑब्वियसली क्लोराइड का भी 1 मोल है, ठीक है। तो अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि इसका वॉन्ट ऑफ कारक क्या होगा तो आप डेल्टा कैलकुलेट इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो ऑब्जर्व जो हम कर रहे हैं वो देखेंगे हम। ऑब्जर्व हम क्या कर रहे हैं, कितने मोल हैं, 1 K का है और 1 Cl का है, ठीक है। और जबकि जो सामान्य मान है हमने कितना मोल लिया था, जब उसमें जल में नहीं डिजोल्व किया था तो 1 मोल था। तो इसका आपका वॉन्ट ऑफ फैक्टर कितना हो गया, 2। एक और तरीके से हम यहां पे से वॉन्ट ऑफ कारक को निकाल सकते हैं। वो कैसे कि
यहां पे हम कहेंगे वियोजन के पश्चात कणों के मोलों की संख्या, ये यौगिक के मोलों की संख्या, तो वह वियोजन के पश्चात कितनी है 2, और वियोजन या संयोजन से पूर्व या प्रारंभ में किसकी, जो आपका विलेय है उसके मोलों की संख्या, ठीक है ना। तो वो 1 था, तो वहां से भी आप 2/1 इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे आप और ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगे, और ये आपका यहाँ पे परीक्षाओं में भी 2-3 बार आया हुआ है। तो देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल जो आपका है, इसको नोट कर लिया होगा आपने। तो यहां पे हम ले रहे पोटेशियम सल्फेट का एग्जाम्पल लेते हैं, K2SO4। तो ये 2 बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, तो थोड़ा सा देखेंगे। K2SO4 के लिए वॉन्ट ऑफ कारक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ये आपने K2SO4 लिया, और जब ये सामान्य रूप में था तो इसका कितना मोल था, 1 ही मोल था। जब इसको हमने उचित विलायक में जैसे जल में ले लिया, तो तब आपको क्या परिणाम हुआ, K कितने हैं 2, तो 2 पोटेशियम आयन आपको प्राप्त हुए, और फिर आपको 1 सल्फेट आयन आपको इससे प्राप्त हुआ। तो यहां पे आपको कितने मोल मिल रहे, 2 मोल K के मिल रहे हैं, और 1 मोल आपको काय का मिल रहा है, SO4 का मिल रहा है, ठीक है ना। तो I को आप वॉन्ट ऑफ कारक क्या हो गया, वियोजन के पश्चात मोलों की संख्या 2 + 1 = 3 अपॉन वियोजन से पूर्व मोलों की संख्या 1, तो आपने कर दिया 3/1 = 3, ठीक है ना। और इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा डेल्टा ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा कैलकुलेट। तो इस वाली स्थिति में आपका ये 2 + 1 अपॉन 1 = 3, ठीक है ना। तो ये वॉन्ट ऑफ कारक आपका हो गया। अब आएंगे कि अगर संयोजन होगा तो ये वॉन्ट ऑफ कारक किस तरीके का होगा। तो आपको बहुत क्लियर हो गया है कि ये जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और जो कैलकुलेट करते हैं, उन दोनों के बीच का जो अंतर है उसके अनुसार हम इसको कर रहे हैं। तो एक बार फिर हम यहाँ पे एसिटिक एसिड या बेंजोइक एसिड के लिए वॉन्ट ऑफ कारक की बात कर रहे हैं। ये कब प्राप्त हो रहा था, ऐसा असामान्य एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट संयोजन के द्वारा प्राप्त हो रहा था, ठीक है ना। तो मैंने बताया कि बेंजीन में जब बेंजोइक एसिड को हम डिसॉल्व करते हैं तो उसके डाइमर हमें प्राप्त होते हैं, ठीक हो गया। तो ये इसका डाइमर आपको मिला, 2 मॉलिक्यूल या 2 मोल्स उसके होंगे, और ये आपको इसका डाइमर मिल गया, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में प्रारंभ में इसके कितने मोल थे, 2 मोल थे, ठीक हो गया। और बाद में कितने मोल मिले इसके, 1 मोल मिला, ठीक। तो I को आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा डेल्टा ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा कैलकुलेट वैल्यू जो होगी उससे भी आप निकालेंगे। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे आपका ये 1/2 अर्थात 0.5 या 0.5 वॉन्ट ऑफ फैक्टर आपका आ गया। इसको एक और अन्य तरीके से भी लिख सकते हैं कि I बराबर क्या होगा, संयोजन के बाद कणों के मोलों की संख्या, तो वो कितनी हो गई 1, और बट्टा संयोजन से पूर्व कणों के या विलेय के मोलों की संख्या, वो कितनी हो गई 2, तो ये आपका आ गया 0.5, ठीक है ना। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर क्रिएट करता है सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है, जैसे संयोजन होता है, अभी आगे जिसमें मैं उसके सूत्र लिखूंगा तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो संयोजन में जो भी मान आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का होता है वो ज्यादा हमें मिलता है, ठीक है ना। अणुसंख्यक गुणधर्म जैसे परासरण दाब का मान ज्यादा प्राप्त होगा अगर संयोजन हो रहा होगा, तो हिमांक में अवनमन ज्यादा हो रहा होगा, और आपका क्वथनांक में उन्नयन वो भी ज्यादा हो रहा होगा, वाष्प दाब में अवनमन वो भी आपका, उसकी वैल्यूज भी आपको इसमें से ज्यादा मिलेंगी, ठीक है ना, संयोजन में। और वियोजन में वो वैल्यूज आपको कम मिलेंगी, ठीक। तो वॉन्ट ऑफ कारक के द्वारा जितने भी जो अणुसंख्यक हमारे गुणधर्म होते हैं, उनके जो फॉर्मूले हमने पहले लिए थे वो आपको रिपीट भी हो जाएगा, वो सब आपके परिवर्तित हो जाते हैं। और उसमें क्या लेते हैं हम, जो भी हमारी अणुसंख्यक गुणधर्म की जो प्रॉपर्टीज थी, जो चारों का नाम अभी मैंने लिया, उनके फॉर्मूले में हम I भी उसमें I से उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और हमें फिर उसकी वैल्यूज प्राप्त हो जाती हैं। तो ये किस किस प्रकार के सूत्र हमें इससे मिलते हैं, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। ये आप नोट कर लिए होंगे। तो वॉन्ट हाफ कारक के कारण अब हम क्या कह सकते हैं
जो हमारे अणुसंख्यक गुणधर्म होंगे। तो आई काउंट ऑफ कारक के कारण अणुसंख्यक गुणधर्म, ठीक हो गया। तो सबसे पहला हम ले लेते हैं वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है ना। तो आपको याद आ रहा होगा, तो हम इसको ऐसे दिखाते हैं P10 माइनस P1 अपॉन P10 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 हमने लिखा था, ठीक है ना। तो ये हमारा सामान्य फॉर्मूला था, और जब हमने इसको एलोब्रेट किया था तो तब आपको जो परिणाम प्राप्त हुआ उसको भी हम बात कर लेंगे। इस वाले प्रोसेस से आप इसको ध्यान रखेंगे तो आपको फिर फॉर्मूले बहुत ज्यादा लंबे समय तक याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, वो आपको अपने आप ही उसके रिजल्ट्स अपने आप मिल जाएंगे। तो इसमें इसकी वैल्यूज हम रख लेते हैं, P10 माइनस P1 अपॉन P10 बराबर N2 क्या होता था, विलेय के मोल, तो इसको हमने कर लिया था W2 अपॉन M2, ठीक है ना। N1 मैंने भी बताया कि ये विलायक का होगा, तो वो क्या होगा W1 अपॉन M1 होगा, और वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, पलट जाएगा। तो यहां आपका M1 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा W1। तो पहला आपको वाष्प दाब में जो अवनमन हुआ उसको हम इसके द्वारा दिखाएंगे। ये सामान्य वाष्प दाब के अवनमन को हम इस प्रकार से दिखा रहे थे। वांट ऑफ फैक्टर होता है तो क्या करते हैं, आई भी इसमें हम ले लेते हैं, ठीक है ना। ये आई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो वैसे ही यहाँ पे भी हमने क्या करा, आई से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो भी आपकी अब इसमें से समझ लें, वियोजन था तो वियोजन की स्थिति में वांट ऑफ फैक्टर का मान क्या था आपका, जैसे हमने KCl के लिए 2 आ जा रहा था, तो जितना आपका ये वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन होगा उसकी वैल्यू का आधा, अगर 100% आपका क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, तो उसकी हाफ वैल्यू उससे प्राप्त होगी। एसोसिएशन वाला था, जैसे हमने अभी उसका लिया, किसका, जैसे आपने बेंजोइक एसिड का लिया 0.5 प्राप्त हुआ था, तो जो भी वैल्यू आपकी होगी उसको नीचे से 0.5 से आप डिवाइड करेंगे तो डबल आपको प्राप्त होगा, ठीक है ना। अब इसमें नेक्स्ट को ले लेते हैं, जो था आपका क्या, नंबर दूसरा था क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन को हम कैसे दिखा रहे थे, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू KB इंटू M, मोलेलता से दिखा रहे थे। वांट ऑफ फैक्टर आ जाएगा तो आई भी इसमें ऐड कर देंगे, तो इसी से भी आप इसको लिख सकते हैं। और अगर पूरा फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ पे ये मोललता था, तो तब आप ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू KB। मोललता है तो वो क्या था, विलेय की मोल, विलेय मतलब W2 अपॉन M2 बट्टा विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो नीचे क्या आता आपका W1 इंटू 1000, तो 1000 कहां चले जाएगा ऊपर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा W1। तो ये क्या हो गया, वांट ऑफ कारक के कारण आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, क्वथनांक में उन्नयन की बात, जिसको इवेलियोस्कोपी भी हम कहते हैं, ये आपने इसमें से देखा। सिमिलरली अगर ऐसे ही हम करेंगे तो फिर क्या, हिमांक में अवनमन। तो हिमांक में अवनमन को मैं शॉर्ट में कर दे रहा हूं, डेल्टा TF था, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आई इंटू KF इंटू M, तो वो क्रायोस्कोपी भी इसको हम कहते हैं। तो ये आपका आया क्रायोस्कोपिक, आई के बाद क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और फिर आपने M लिखना है, तो M की वैल्यू जैसे इसके लिए है एज इट इज, इसके लिए भी लिख देंगे W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये हिमांक में आपका अवनमन हो गया। और जो फाइनल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वो थी आपकी ऑस्मेटिक प्रेशर, और उसको हम पाई के द्वारा दिखाते थे। पाई हो गया, पाई इजिकल टू CRT होता था, तो हम इसमें आई कर दे रहे। C को भी आपको पता है क्या लिखते थे हम, N2 अपॉन V, RT लिख सकते हैं C के बदले। तो यही आपका पाई बराबर क्या हो गया, वांट ऑफ फैक्टर, और N2 क्या है, ये आपके विलेय के मोल हैं, तो यहाँ पे आपका W2 अपॉन M2 RT आ गया, और यहाँ पे ये क्या आ गया V, ठीक है ना। तो इसके द्वारा हम इसका ऑस्मेटिक प्रेशर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वांट ऑफ फैक्टर जो है वो एबनॉर्मल मोलिकुलर मास को दिखा रहा है, और उससे ही जितने भी आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उसके मान भी आपके वेरी हो जाते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।
और नेक्स्ट क्लास में फिर हम क्या करेंगे कि इस पार्ट के जो रिमेनिंग है, क्योंकि मैंने मोलरता मोललता इत्यादि के तो आपको बता ही दिए थे अणुभार, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से संबंधित और इससे संबंधित हम कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो अन्य स्टूडेंट्स के साथ भी आप इसको शेयर करेंगे। थैंक यू।